brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आखिरकार पाकिस्तान में आम चुनाव पूरा हो गया। अब वोटों की गिनती शुरू होगी। कुछ दिनों में फाइनल नतीजा। जिस भी दल या गठबंधन के पास नेशनल असेंबली में बहुमत होगा वो सरकार बनाएगा और उसका नेता बनेगा प्रधानमंत्री, और फिर वो 5 बरस तक सरकार चलाने का हकदार होगा। ये तो हुई आम जिंदगी, लेकिन पाकिस्तान की कहानी अलग है। वहां आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। पाकिस्तान के इतिहास में 11 आम चुनाव हो चुके हैं, अभी वाला 12वां है। कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ जिसको स्वतंत्र और निष्पक्ष कहा जा सके पूरी तौर पर। जानकार कहते हैं इस दफा निष्पक्ष ना होने के पुराने रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गए हैं। नई इबारत लिखी गई नेगेटिव सेंस में। आज के शो में हम जानेंगे इस बार का पाकिस्तानी चुनाव कितना नापाक रहा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कौन है, और पाकिस्तान के बाद इजराइल का रुख करेंगे जहां युद्ध रुकने की एक और उम्मीद टूट गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बोले जंग हमारी शर्तों के हिसाब से खत्म होगी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात पाकिस्तान के आम चुनाव की। पहले कुछ बेसिक क्लियर करते हैं। पाकिस्तान की आबादी लगभग 25 करोड़ है। इसमें 12 करोड़ 80 लाख वोटर है। 45% वोटर 18 से 35 की उम्र के हैं, यानी लगभग आधे वोटर युवा। इसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज 50% से कम। इतिहास में अब तक 2 दफा ही 50% से ज्यादा वोटर्स ने मतदान किया। 2013 में 54 और 2018 में कांटा 52% तक गया था। इस बार कम वोटिंग की 2 बड़ी वजह रही। पहली, खुलेआम धांधली। पिछली बार सरकार बनाने वाली इमरान खान की पार्टी अपने नेता के जेल में होने के चलते हलकान है। पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई का सिंबल बैट भी छीन चुका है। पीटीआई के ज्यादातर नेता जेल में हैं। कई बड़े नेताओं को पार्टी बदलनी पड़ी। कार्यकर्ताओं को भी तंग किया गया। इसके चलते इमरान के समर्थक नाराज थे। दूसरी वजह सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आतंकी हमलों का खतरा बढ़ा है। चुनाव से एक दिन पहले बलूचिस्तान में बम धमाके हुए 2, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई। इससे पहले भी कई कैंडिडेट्स की हत्या हो चुकी है। मसलन 31 जनवरी को खैबर पख्तूनवा यानी केपीके में पीटीआई के कैंडिडेट को गोली मार दी गई। 10 जनवरी को भी एक निर्दलीय उम्मीदवार की कैंपेनिंग के दौरान हत्या कर दी गई। इन सबके अलावा इस्लामिक स्टेट यानी IS, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP और बलोच चरमपंथी संगठनों का खतरा भी चरम पर है। सरकार ने 8 फरवरी को ईरान और अफगानिस्तान से लगा बॉर्डर बंद किया था। इसके बावजूद लोगों में हिचक बनी रही। अब चुनाव का गणित समझते हैं। इस बार केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए। पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान। इनकी विधानसभा को प्रोविंशियल असेंबली या प्रांतीय सभा कहते हैं। इसमें बहुमत हासिल करने वाले दल या गठबंधन का नेता बनता है मुख्यमंत्री। आज हमारा फोकस केंद्र वाले चुनाव पर है, यानी संसद का चुनाव। पाकिस्तान में संसद को कहते हैं मजलिस-ए-शूरा। संसद में 2 सदन, ऊपरी सदन को कहते हैं सेनेट। स्थायी है, भंग नहीं किया जा सकता। हमारे देश की राज्यसभा जैसा सिस्टम। सेनेट के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। कार्यकाल 6 बरस का होता है। हर 3 बरस में आधे मेंबर रिटायर होते हैं। इस चुनाव से सेनेट का कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इसको फिलहाल के लिए यहीं छोड़ते हैं। दूसरे सदन कहानी क्या है? इस निचले सदन का नाम है नेशनल असेंबली, जैसे कि हमारे देश में लोकसभा है। इसके सदस्यों की संख्या 336, 266 सीटों पर डायरेक्ट वोटिंग। 8 फरवरी को जो वोटिंग हुई उसमें 265 सीटें दांव पर थी। 1 सीट पर कैंडिडेट की हत्या हुई तो चुनाव टल गया। बाकी की 70 में से 60 सीटें महिलाओं और 10 अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित सीटें कैसे बढ़ती हैं? 266 सीटें जिन पर सीधे चुनाव हुआ, उसमें जिस पार्टी को जितनी सीटें मिलती हैं उसी के अनुपात में आरक्षित सीटों का बंटवारा उन पार्टियों को कर दिया जाता है। फिर वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट कर देते हैं। नेशनल असेंबली के सदस्यों का कार्यकाल 5 बरस का होता है, जैसे हमारे देश में लोकसभा का। इस सदन को कार्यकाल के बीच में भी भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, या अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और कोई और सदस्य बहुमत साबित करने की स्थिति में ना हो, तब राष्ट्रपति अपने विवेक से नेशनल असेंबली को भंग कर सकते हैं। इस बार के पाकिस्तान के चुनाव में कौन सी पार्टियां दावेदार हैं? पहली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN। नेता नवाज शरीफ 3 बार PM रह चुके हैं, 1990 से 93, 97 से 99 और 2013 से 2017 तक। कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। पिछली बार फौज ने निपटाया, अब की दफा फौज के फेवरेट बताए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की कहानी विस्तार से हम दुनियादारी में पहले बता चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। PMLN यानी नवाज की पार्टी, इसका वर्चस्व है पंजाब में। पंजाब में नेशनल असेंबली की सबसे ज्यादा सीटें भी हैं। PMLN के घोषणा पत्र में क्या खासियत थी? पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहतर करेंगे, भारत से भी, बशर्ते आर्टिकल 370 को रद्द करने का फैसला बदलता है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB को खत्म किया जाएगा। ये भारत की CBI जैसी एजेंसी है। इस पर सरकार और फौज के आलोचकों को दबाने के इल्जाम लगते हैं। इसके अलावा नवाज ने
कोर्ट की कार्रवाई को लाइव टेलीकास्ट करने का वादा भी किया है। दूसरी बड़ी दावेदार पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी, जिसके नेता हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो उनके नाना थे और उन्हीं के बनवाए संविधान से आज का पाकिस्तान चल रहा है। बिलावल शहबाज शरीफ की सरकार में विदेश मंत्री रहे। इस चुनाव में पीपीपी अकेले लड़ रही है। भुट्टो परिवार की कहानी भी दुनियादारी में पहले सुना चुके हैं। विस्तार से जानना हो तो फिर से गो इन द डिस्क्रिप्शन। पीपीपी का दबदबा सिंध प्रांत में है। नवाज शरीफ की पार्टी का रुक्का चलता है पंजाब में और पीपीपी का दबदबा सिंध प्रांत में। इन्होंने क्या वादा किया चुनाव में? कहा भारत के साथ संबंध बेहतर बनाएंगे, शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। कश्मीर के मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत शुरू करने की कोशिश। हालांकि आर्टिकल 370 बहाल हुए बिना कुछ नहीं होगा। भुखमरी खत्म करने के लिए भूख मिटाओ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और सबको घर देने की भी योजना है। अब तीसरी पार्टी का रुख करते हैं। इसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान ने 1995 में पार्टी बनाई। 2018 में ये पहली बार सत्ता में आई। इमरान पहले फौज के लाडले थे, देश के प्रधानमंत्री बने। झगड़ा हुआ तो किनारे कर दिए गए। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार गिराई गई और इसके जरिए हटाए जाने वाले वो पहले पीएम बने। बाद में 100 से ज्यादा केस थोपे गए। 4 मामलों में सजा हो चुकी है। फिलहाल पंजाब की अडियाला जेल में बंद है। सजायाफ्ता होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इमरान की कहानी भी पहले सुना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन चेक करिए। फिलहाल पीटीआई की कमान बैरिस्टर गौहर खान के हाथ में है। पीटीआई के पास कोई चुनाव चिन्ह भी नहीं है। उनके कैंडिडेट निर्दलीय की तरह लड़ रहे हैं, यानी उन्हें आरक्षित सीटों में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। अब सवाल यह है कि नेता है जेल में तो फिर प्रचार कौन कर रहा है? पीटीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए इमरान को जनता के सामने पेश किया, पर कोर वोटर्स को एकजुट करने में फिर भी कुछ मुश्किल आई। इस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है? कश्मीर पर समझौता नहीं करेंगे, मुस्लिम देशों और चीन से संबंध मजबूत करेंगे और जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाई जाएगी। इसके अलावा नेशनल असेंबली और सेनेट का कार्यकाल घटाया जाएगा और प्रधानमंत्री चुनने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन वाला सिस्टम लाया जाएगा। ये बड़ा प्रॉमिस है। इन तीनों के अलावा और कौन सी पार्टियां हैं? एक है पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, पीटीआई पी। पीटीआई से अलग होकर बना गुट था। जुलाई 2023 में इमरान की पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने बनाया। कमान परवेज खट्टक के पास है। खट्टक इमरान की सरकार में रक्षा मंत्री थे। इसने खैबर पख्तूनख्वा की कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। किसी पार्टी को बहुमत न मिलने की स्थिति में इस तरह के दलों की भूमिका अहम हो सकती है। अंदर खानी खबर, पीटीआईपी को फौज का भी बैकअप है। अगली पार्टी है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी। कट्टर सुन्नी इस्लामी संगठन। शुरुआत 2015 में हुई। मुमताज कादरी की रिहाई की मांग करने वाले कैंपेन से निकली। कादरी पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर का बॉडीगार्ड था। 2011 में उसने तासीर की हत्या कर दी। वजह, तासीर ईशनिंदा की आरोपी आसिया बीबी से मिलने गए थे। कादरी को मौत की सजा हुई। अदालत से टीएलपी ने इसका विरोध किया। 2016 में कादरी के जनाजे पर भी टीएलपी ने अपने आप को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर पेश करने का ऐलान किया। और इसका फाउंडर कौन था? खादिम हुसैन रिजवी। खादिम की 2018 में मौत हो गई। तब से कमान उसके बेटे साद रिजवी के पास है। टीएलपी किसी बड़े उलटफेर की स्थिति में नहीं है, पर कुछ सीटों पर खेल पलट सकती है। 2018 के चुनाव में इस पार्टी को 22 लाख वोट मिले थे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इसके चलते पीएमएल-एन को कम से कम 15 सीटों पर नुकसान भी हुआ था। इन सब के अलावा मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमात इस्लामी और जमीयत उलेमाए पाकिस्तान फजल भी मैदान में है। हालांकि इनका वोटर बेस 1 या 2 प्रांत और कुछ सीटों तक सीमित है। ये तो ही इस बार के चुनाव, इसमें लड़ने वाली पार्टियों और उनके एजेंडे की कहानी। पुराने चुनाव की तुलना में 2024 का पाकिस्तानी चुनाव कितना अलग है? एक सिनेमाई रेफरेंस देते हैं। अगर आपने द लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज पढ़ी या देखी हो तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ब्रीफ में बताता हूँ। एक काल्पनिक दुनिया में अच्छे और बुरे के बीच जंग छिड़ी है। एक अंगूठी है सर्वाधिक ताकत का स्रोत। अंगूठी जिसको मिली वो विजेता। अंगूठी को नष्ट करना ही विनाश से बचने का एकमात्र रास्ता। पर रास्ता लंबा है, चुनौतियों से भरा। एक दिक्कत और है, जो भी इस अंगूठी के पास जाता है उसकी दमक उसे भ्रष्ट बना देती है। इसलिए जोखिम से बचने के लिए एक हॉबिट को इस मिशन के लिए चुना जाता है। हॉबिट शांति प्रिय शक्तिहीन लोग। अपने एक साथी के साथ वो मिशन पे जाता है। उसके आड़े कोई ना कोई आए, इसकी उम्मीद में अच्छे लोग और बुरे लोगों का ध्यान बटाते हैं। पाकिस्तान पॉलिटिक्स में अंगूठी की शक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी में निहित है। हॉबिट सिविलियन सरकार को मान लीजिए और वहां सिर्फ एक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट यानी फौज। फौज या तो खुद सरकार चलाती है या उसके इशारे पर किसी को कुर्सी की देखभाल के लिए बैठा दिया जाता है। इसीलिए नारा बनता है पाकिस्तान में मौजा ही मौजा, चारों तरफ फौजा ही फौजा। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हमसे लड़के अस्तित्व में तो आ गया। भारत की आज़ादी से एक दिन पहले अपना ऐलान भी कर दिया, लेकिन पहला आम चुनाव कराने में 23 बरस बीत गए। 13 बरस सैनिक तानाशाहों का शासन रहा। पहले अयूब खान और उसके बाद याहिया खान। याहिया खान की निगरानी में 1970 में पहला चुनाव हुआ और तब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान का हिस्सा था। वहां की पार्टी अवामी लीग को बहुमत मिला।
लेकिन उन्हें सत्ता नहीं दी गई। नतीजतन पहले विद्रोह और फिर भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध और दिसंबर 1971 में बांग्लादेश बना अलग मुल्क। 1971 की हार के बाद याहिया कुर्सी छोड़नी पड़ी। फिर कुर्सी आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो के पास। भुट्टो ने 1977 में फिर चुनाव करवाए। पीपीपी ने उनकी पार्टी ने बहुमत हासिल किया, लेकिन विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान नेशनल अलायंस पीएनए ने विरोध किया। कहा धांधली हुई, नतीजा नहीं मानेंगे। भुट्टो ने मार्शल लॉ लगा दिया, विरोधियों को जेल में डाला। इसको आधार बनाकर आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने कुर्सी हथियाई, भुट्टो को ही जेल में बंद कर दिया। बाद में एक पुराने केस में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। जनरल जिया का शासन 1988 तक चला। उनके कार्यकाल में पहला चुनाव 1985 में हुआ। पार्टियों के चुनाव लड़ने पर बैन, कैंडिडेट व्यक्तिगत तौर पर खड़े हुए। चुनाव जीतने के बाद सांसदों को पार्टी में आने की इजाजत थी। इसी चुनाव के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग अस्तित्व में आई। इस पर फौज का वरदहस्त था। आगे चलकर पीएमएल में टूट हुई एक धड़ा नवाज शरीफ के साथ, जिसे आज पीएमएल-एन के नाम से जाना जाता है। अगला चुनाव 1988 में हुआ। जिया की मौत के बाद पार्टियों को चुनाव लड़ने की इजाजत थी। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो निर्वासन से वापस लौट चुकी थी। उनको अपार समर्थन मिला। फौज को फिर खतरा लगा। उनसे निपटने के लिए खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद आईजीआई खड़ा किया। पीपी की विरोधी पार्टियों का गठबंधन, जिसको पीएमएल यानी नवाज शरीफ की पार्टी लीड कर रही थी, लेकिन फौज की साजिशों के बावजूद पीपीपी चुनाव जीती। लेकिन 2 बरस के अंदर ही बेनजीर भुट्टो की सरकार गिरा दी गई। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया। 1990 में चुनाव हुआ तो आईएसआई ने जमकर पैसा बहाया, आईजीआई को जिताने के लिए तिकलम लगाई और आखिरकार इस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया और नवाज शरीफ पहली बार बने प्रधानमंत्री। पर कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। राष्ट्रपति के साथ फिर मतभेद और फिर फौज का दखल। 93 में नवाज को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद पीपीपी सत्ता में वापस लौटी। बेनजीर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी। 1997 में फिर 4 साल में उनकी सरकार बर्खास्त। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर चुनाव हुए तो बतौर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वापसी हुई और 2 बरस बाद अक्टूबर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने कर दिया उनका तख्ता पलट और खुद को घोषित कर दिया राष्ट्रपति। उनके कार्यकाल में पहला चुनाव 2002 में हुआ। मुशर्रफ ने पीएमएल-एन के बागी नेताओं को बुलाकर नई पार्टी बनवाई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम क्यू। इसको असल पीएमएल बताकर पेश किया गया, पर लेकिन पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई। तब मुशर्रफ ने पीपीपी को तोड़कर नई पार्टी बनवाई और उसको लेकर गठबंधन सरकार भी बनवा दी। अपनी तानाशाही भी चलाते रहे। 2007 में बाहरी दबाव और पाकिस्तान में चल रहे प्रोटेस्ट के बीच मुशर्रफ की सरकार को चुनाव का ऐलान करना पड़ा और इस दौरान एक रैली में बेनजीर भुट्टो की हत्या भी हो गई। फिर 2008 में चुनाव हुए। तब तक बेनजीर की पार्टी पीपीपी और नवाज की पार्टी एक हो चुके थे। पीपीपी ने पीएमएल-एन के साथ मिलकर सरकार बनाई। ये साथ जल्द ही टूट गया, लेकिन पीपीपी ने सरकार का कार्यकाल अपना पूरा किया। अगला चुनाव 2013 में पीएमएल-एन आगे रहा। नवाज ने निर्दलीय सांसदों के साथ बहुमत साबित किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने पर जोर रहा। विदेश नीति से जुड़े मसलों पर फौज से अलग राय रखी और जल्द ही इन सब के चलते फौज उनके खिलाफ हुई। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में उनको पद से हटा दिया। आरोप लगाया नवाज ने कि मेरे खिलाफ इस बार न्यायिक तख्ता पलट हुआ। अगले वर्ष 2018 में चुनाव हुआ। फौज ने इमरान को सपोर्ट किया। पीएमएल-एन और पीपीपी के नेताओं को बेतरह परेशान किया गया। कईयों को जेल में डाला गया। जो अभी पीटीआई के साथ हो रहा है, तब पीएमएल-एन के साथ हुआ और आखिर में पीटीआई ने सरकार बना ली। इमरान पीएम बने। फौज के साथ 2020 तक ताल्लुक ठीक रहे। 2021 में आईएसआई चीफ की नियुक्ति को लेकर तनाव और अप्रैल 2022 में उनकी सरकार गिर गई। तब से इमरान और उनकी पार्टी को गायब करने की अनगिनत कोशिशें हो चुकी हैं। फिलहाल इमरान भ्रष्टाचार, देशद्रोह और गैरकानूनी शादी के मामले में सजा याफ्ता है। एक्सपर्ट कहते हैं ये देजा वू है, पहले भी हो चुका है, आगे भी होता रहेगा। पाकिस्तान अपने इतिहास में 3 संविधान, 3 तख्ता पलट और 30 प्रधानमंत्री देख लिए। नहीं देखा तो सवाल का जवाब कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कब होंगे। एक शांति प्रिय मुल्क जो आतंकवाद को तरजीह ना देता हो, वो कब बनेगा। इस इंतजार पर फैज अहमद फैज का एक शेर जो पाकिस्तान से ही थे खूब मौजूद बैठता है। वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, शबे फिराक ये कहकर गुजार दी हमने। पाकिस्तान पॉलिटिक्स के चैप्टर को यहीं पर रोकते हैं। इससे जुड़े अपडेट आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। अब रुक करते हैं इजराइल का। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम के लिए हमास की शर्तों को नकार दिया। हमास ने शर्तें क्या रखी थी? रॉयटर्स के मुताबिक 3 फेज में युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव। पहला फेज 45 दिन का, इस दौरान लड़ाई बंद हो, हमास के कब्जे मौजूद महिला, नाबालिग, बुजुर्ग और बीमार बंधक रिहा हो। बदले में इजराइल अपनी जेल में बंद फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करे। इस दौरान इजराइल की फौज को गाजा के शहरों से निकाला जाए, अस्पतालों और रिफ्यूजी कैंप्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो। दूसरे फेज में बाकी बचे इजरायली बंधकों को रिहा किया जाए, बदले में सभी फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाए और इजरायली सेना गाजा पट्टी को पूरी तरह खाली करे। तीसरे फेज में मृतकों की अदला बदली हो। इस दौरान युद्ध खत्म करने की बाकी औपचारिकताएं पूरी की जाएं। ये हमास की शर्तें थी जो 6 फरवरी को बताई गई। 7 फरवरी को नेतन्याहू ने कहा बातचीत का कोई मतलब नहीं, अगर हमास बचा रहा तो हमारे ऊपर खतरे की तलवार लटकती रहेगी। सुनिए इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान। אנחנו בדרך לניצחון מוחלט.
הניצחון הוא בהישג יד. זה לא עניין של שנים או עשרות שנים, זה עניין של חודשים. המשך הלחץ הצבאי הוא תנאי הכרחי לשחרור החטופים. כניעה לדרישות ההזויות של החמאס, ששמענו עכשיו, לא רק שלא תביא לשחרור החטופים, היא רק תזמין טבח נוסף, היא תזמין אסון כבד למדינת ישראל, שאף אחד מאזרחינו לא מוכן לקבל. नेतन्याहू के इनकार के बावजूद समझौते की कोशिशें जारी हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र की राजधानी काहिरा में अगले राउंड की बातचीत शुरू हो गई है। इजराइल हमास जंग से जुड़े अपडेट्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में इतना ही। शुक्रिया। शुभ रात्रि।